प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है सभी ऑनलाइन क्लासेस चैनल में। तो चलिए, आज का मेरा सेशन होने वाला है 10th बिहार बोर्ड के लिए, जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड, उसी के लिए ये चैप्टर है। उसके बाद ये बायोलॉजी से चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? बायोलॉजी का। और कौन सा है? जैव प्रक्रम का। और पाठ जो है 8 अभी हो रहा है। ये आपके सर जो अभी यूट्यूब पर अभी सेवा दे रहे हैं। और पार्ट 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 7 तक जो है, हाँ, पार्ट 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम जो है यूट्यूब पर ये मिल जाएगा। ये इससे पहले, अगर आप इससे पहले देखना चाहते हैं, 7 तक हुआ है तो 7 का भी है, 7 तक है, ये 8 हुआ हो जाएगा। तो आप ये 7 तक देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, मिस ना करें। तो चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, क्या है हमारा बायोलॉजी का जीव विज्ञान का पार्ट 8 है। चलिए, हमारा हेडिंग क्या है? तो पहला है दंत अस्थि क्षय या दंत क्षय क्या है। जब हम लोग मीठे पदार्थ का क्या करते हैं? सेवन करते हैं एवं दांत को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, तो वह चीज़ दांत से चिपक जाने के बाद जीवाणु से क्या करते हैं? अभिक्रिया का किसका निर्माण करते हैं? तो अम्ल का निर्माण करते हैं। और अम्ल बाहरी कड़ी परत पर अभिक्रिया कर उसे नरम बना देती है एवं धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र हो जाता है, जिसे दंत क्षय या दंत प्लांक कहते हैं। दंत अस्थि या दंत क्षय कहते हैं। क्या कि जब हम मीठे पदार्थ का सेवन करते हैं, तो वो चीज़ जो है अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करने पर, वो मीठे पदार्थ का सेवन करते कुछ पदार्थ लग जाते हैं तो साफ़ नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, तो वो पदार्थ जो होता है दांत से चिपक जाता है। चिपक जा के बाद जो दांत में जो जीवाणु होते हैं हमारे मुख में, उस जीवाणु से वो क्या करती है? अभिक्रिया करती है। उस जीवाणु से क्या करती है? अभिक्रिया करती है और अम्ल का निर्माण करती है। और ये अम्ल जो निर्माण होता है, वो अम्ल बाहरी कड़ी परत पर अभिक्रिया करता है और उस दांत की परत को नरम बना देता है। क्या बनाता है? नरम, यानी कि नरम बना देती है एवं धीरे धीरे उस स्थान पर क्या होता है? छिद्र हो जाता है, और जिसे दंत अस्थि क्षय या दंत क्षय कहते हैं। इसका ये आंसर हो जाएगा। और फिर अब हमारा नेक्स्ट क्या हेडिंग है? दंत प्लांक क्या है? क्या दंत प्लांक? तो जीवाणु एवं भोजन के महीन कण अभिक्रिया कर दांत पर एक परत का निर्माण करते हैं, जिसे दंत प्लांक कहते हैं। जीवाणु एवं भोजन के महीन कण अभिक्रिया कर दांत पर एक परत का निर्माण करते हैं। जीवाणु और उसके भोजन के जो महीन कण होते हैं, वो जो है अभिक्रिया करते हैं और दांत के परत पर एक परत का निर्माण करते हैं, जिसे दंत प्लांक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, कुछ नोट में लिखा हुआ है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला पेरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा सबलिंगुअल ग्रंथि। ये 3 प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। तो पेरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा ग्रास नली। तो ग्रास नली मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रास नली कहते हैं। मुख गुहा के जो हैं पिछले भाग को क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रास नली कहते हैं। और ग्रास नली में 2 छिद्र पाए जाते हैं। ग्रास नली में जो है 2 छिद्र पाए जाते हैं। पहला होता है निगल द्वार, और जो है फिर दूसरा होता है कंठ द्वार। ये 2 प्रकार के जो है ग्रास नली में छिद्र पाए जाते हैं। निगल द्वार से जो है हम भोजन को निगलते हैं, और कंठ द्वार से इससे हम श्वास लेते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी सी रचना होती है। कंठ द्वार से जो है आगे एक पट्टी सी रचना होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। कंठ द्वार से आगे एक पट्टी सी रचना होती है। कैसी रचना? पट्टी सी रचना होती है, और जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। अब नेक्स्ट, हमारे मुख से आमाशय तक फैली नली जिससे भोजन जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रास नली कहते हैं। हमारे मुख से और आमाशय तक एक नली होती है,
जिससे जो है भोजन जाती है आमाशय तक, उसी को ग्रास नली कहते हैं। हमारे मुख से आमाशय तक फैला नली जिससे भोजन जाती है उसे ग्रास नली कहते हैं और ग्रास नली कहते हैं। और हेडिंग है कर्माकुंचन गति। तो कर्माकुंचन गति क्या है? तो कर्माकुंचन गति ग्रास नली में भोजन पहुँचते ही ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह संकुचन, सिकुड़न और शिथिलन क्या होता है? फैलाव शुरू होता है। यानी कि ग्रास नली में भोजन जो है पहुँचता है, पहुँचते ही तुरंत पहुँचा, और ग्रास नली में दीवार में जो है एक तरंग की तरह होता है, तरंग होता है, उसमें क्या होता है? संकुचन होता है, सिकुड़न होता है और शिथिलन। ये तीनों फैलाव क्या होता है? शुरू होता है, जिससे भोजन जो है धीरे धीरे आगे की ओर क्या होता है? खिसकता जाता है। इसे ही कर्माकुंचन गति, यही है कर्माकुंचन गति। क्या कि ग्रास नली में भोजन पहुंचते ही नली के दीवार में तरंग की तरह संकुचन, सिकुड़न और शिथिलन फैलाव शुरू होता है, जिससे भोजन आगे की ओर क्या होता है? धीरे धीरे खिसका जाता है। इसे ही कर्माकुंचन गति कहते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग क्या है? तो आमाशय। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आमाशय क्या है? तो आमाशय क्या है? तो आमाशय यह एक चौड़ी थैली नुमा संरचना होती है जो उदर गुहा के बाईं ओर क्या होता है? स्थित होता है। यह जो है एक चौड़ी होती है और थैली की तरह होता है। थैली नुमा संरचना होता है जो उदर गुहा जो होता है, उदर गुहा के क्या होता है? बाईं ओर स्थित होता है। ये आमाशय बाईं ओर स्थित होता है। ये आमाशय जो है बाईं ओर स्थित होता है। और आमाशय का हम फिगर बजाते डायग्राम बनाकर आप लोगों को समझा देंगे। तो क्या है? चलिए, आमाशय जो है 3 भागों में बांटा गया। आमाशय को जो है वो 3 भागों में, कितने भागों में बांटा गया? तो आमाशय को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्डिक, दूसरा हो जाएगा फुंडिक और तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक। अभी नेक्स्ट तो हेडिंग में हम आमाशय देखा ना। आमाशय जो है आमाशय 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है आमाशय? तो आमाशय जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्डियक, दूसरा है फुंडिक और तीसरा है पाइलोरिक। ये 3 भागों में जो है आमाशय को बांटा गया है। आमाशय के पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आमाशय के कितने प्रकार होते हैं? तो आमाशय के 3 प्रकार होते हैं। पहला कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक होते हैं। ये 3 आमाशय के जो हैं 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फुंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। 3 भाग होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? अब जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है क्या? अब जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है जठर रस। ये जठर रस क्या है? हमारे अंदर के एक रस स्रावित होता है। हर फल में एक रस होता है। हर फल में एक रस होता है ना रस। अनार में, सेब में, हर फल में क्या होता है? एक रस होता है। तो ऐसे मनुष्य के अंदर भी एक रस होता है, एक रस का निर्माण होता है। उसके शरीर के अंदर एक रस का निर्माण होता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? उसके पाचन के अंदर एक रस का निर्माण होता है। तो उसी रस को क्या कहते हैं? हम जठर रस का नाम दिया गया है बुक में। तो क्या है कि वो क्या है इसका? ये तो जठर ग्रंथि से एक ग्रंथि पाई जाती है। उसी ग्रंथि से स्रावित पाचक रस को जठर रस कहते हैं। जठर रस किसे कहते हैं? तो जो है जठर ग्रंथि से, हमारे मनुष्य के अंदर जो एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। 3 जो लाल ग्रंथि बताए थे, और एक जठर ग्रंथि भी पाई जाती है। वो तो 3 तो मुँह में पाए जाते हैं, और पेट के अंदर भी पाचन क्रिया के दौरान पाचन क्रिया जो हमारे अंदर होता है उसके अंदर भी जो है एक रस पाया जाता है, जिसे जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। उसी जठर ग्रंथि से एक रस स्रावित होता है। उसी ग्रंथि से जो है एक रस स्रावित होता है, और उसी रस को क्या कहते हैं? हम जठर रस कहते हैं। जठर रस ऐसे नहीं बनता है, स्रावित होता है किसी और से, और किसी वो जठर ग्रंथि से स्रावित जो होता है जो रस, उसी रस को क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। और देखिए, जठर रस में 3 पदार्थ मौजूद होते हैं। जठर रस जो बनता है तो ऐसे नहीं बनता है। जठर रस में 3 पदार्थ, जठर रस जो बनता है तो इस रस में 3 पदार्थ होते हैं, मौजूद होते हैं। इस रस में 3 पदार्थ क्या होते हैं? पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और चलिए हम आगे बताते हैं, आगे है टॉपिक में। जठर रस में 3 पदार्थ मौजूद होते हैं। अभी हमने हेडिंग पढ़ा था कि जठर रस में जो है 3 पदार्थ क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
और दूसरा है म्यूकस या श्लेष्मा और तीसरा है पेप्सोनोजेन। क्या है तीसरा है पेप्सोनोजेन, क्या कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस या श्लेष्मा और पेप्सोनोजेन, ये जो हैं ये 3 प्रकार किसके हैं, तो ये 3 प्रकार जो हैं ये जठर रस के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भाई, जठर रस के जो हैं 3 प्रकार होते हैं, याद रख लेना। जठर रस के 3 प्रकार होते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जठर रस के जो हैं वो 3 प्रकार होते हैं। अब आते हैं, अब हमारा क्या है, तो जठर रस जठर देखिए क्या है, अब हमारा क्या है जठर रस। देखिए क्या है, जठर रस ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब हमारे जठर रस हमारे मनुष्य में भी कोशिका पाया जाता है शरीर के ऊपर, लेकिन कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन हमारे जठर ग्रंथि जो है, हमारे अंदर जठर ग्रंथि जो है, जिससे जठर रस स्रावित होता है, उसी ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका मौजूद रहता है। उसी कोशिका से जठर ग्रंथि मिलकर बना है। क्या है पहला है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। पहला क्या है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका। दूसरा है भित्ति या अम्लजन कोशिका, भित्ति या अम्लजन कोशिका। और तीसरा है मुख्य या जाइमोजन कोशिका, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। ये 3 प्रकार के जो हैं कोशिका पाए जाते हैं। पहला होता है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्या कि जो है जठर ग्रंथि में कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं, कोशिका पाए जाते हैं 3। पहला श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, दूसरा भित्ति या अम्लजन कोशिका और तीसरा है मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। ये 3 प्रकार के जो हैं पाए जाते हैं। तो फिर पाए जाते हैं तो हमारा फाइनली चैप्टर ख़त्म हो गया। इस सेशन का जो चैप्टर है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो फिर फाइनली इस चैप्टर का जो है सेशन ख़त्म हो चुका है। पार्ट 8 तक वीडियो है, उसके बाद पार्ट 7 तक और हम जो इस चैनल पर जो है पढ़ाई होती है, तो इसको अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी तरीके की पढ़ाई होती है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बाय। तो प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा मोटिवेशन हो जाए आज आप लोग के लिए। तो एक प्यारा सा मोटिवेशन कहता है प्यारे बच्चों, कहते हैं कि हार मत मानो, कहते हैं प्यारे बच्चों कि हार मत मानो, क्योंकि बड़ी जीत हमेशा आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है। ये बात सच है प्यारे बच्चों कि जब वो मेहनत करते रहेंगे, जब आपको बड़ी जीत मिलेगी तो वो मेहनत जो होगा वो आपका आखिरी मेहनत होगा। तो कहते हैं कि हार मत मानो, क्योंकि बड़ी जीत हमेशा आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है। तो यही कहेंगे। तो यही प्यारा सा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। चलिए हम चैप्टर की ओर चलते हैं।